और जिस प्रकार के हालात से हम गुजर रहे हैं, उस समय अमन के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चारों तरफ से जैसे हम देख रहे हैं, तो मौलाना साहब ने बिल्कुल सही तरीके से तीनों मुद्दों के बारे में बात उठाई। प्रेस फ्रीडम की भी बात है, और उसके पहले तो हमारी मुंबई की अपनी दोस्त तीस्ता सेतरवाड़। मुझे पूरा याद है, वो मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त जावेद साहब की पत्नी भी हैं, खुद भी हमारी दोस्त हैं, और उन्होंने जिस बहादुरी से, ईमानदारी से और कमिटमेंट से काम किया है, उनके खिलाफ कितनी अफवाहें फैलाई जा रही है इसकी कोई सीमा नहीं है। आज ही मैं देख रहा था, कोई कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इसमें से इतना पैसा खाया है कि उनका 500 करोड़ का बंगला बन गया। अब इससे बड़ी तो गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। शायद वो जानते नहीं हैं कि तीस्ता सेतरवाड़ खुद एक ऐसे परिवार से आती हैं जिनके दादा यहाँ के पहले सॉलिसिटर जनरल और बहुत बड़े ओहदों पे रह चुके, अटॉर्नी जनरल रहे, और उनके भी पिताजी बहुत बड़े ही रहे जिन्होंने वो बंगला बनाया था। ये एक बात है। और उनके खिलाफ भी बहुत सारी किताबें, उनके खिलाफ किताब निकली है। मुझे लगता है कि उनकी तारीफ में एक ही किताब आई है और उनके विरोध में ज़्यादा किताबें आई हैं। ये भी हमारे लिए एक शर्मिंदगी का मुद्दा है, क्योंकि वास्तव में तीस्ता जैसी जो बहादुर ह्यूमन राइट्स वर्कर हैं, उस पर तो हमने बहुत उनका तारीफ़ करना चाहिए, उनके काम के साथ खड़े रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब मुझे जो बात लगती है वो ये कि हम आज किस मुकाम पे आ गए हैं। जब हमारा संविधान बना था तो मुश्किल सही बात ये थी कि एक इंसाफ का राज चलेगा, समाज जो है वो कानून से चलेगा, और ये कानून को किस प्रकार से उल्टा पूरा कर दिया गया कि जहाँ जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, कमज़ोर वर्गों के लिए खड़े हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। और जिन्होंने अपराध किए, वैसे तो तीस्ता की एक और तारीफ करना चाहिए कि गुजरात के जो कत्लेआम हुआ, ये शायद देश का पहला कत्लेआम था जहाँ इतने लोगों को सज़ा दिलवाई जा सकी, और वो तीस्ता की मेहनतों के कारण ही, इस बात को याद रखिएगा। और इसके पहले भी 1984 का दंगा हुआ, हमारे मुंबई में 92-93 में हुआ, उसके बाद मुजफ्फरनगर में हुआ, पर मैंने इतना अच्छा कन्विक्शन रेट, ये भी बहुत अच्छा नहीं है, पर उतना यहाँ देखा। क्योंकि हमारे यहाँ जिस प्रकार से माहौल खड़ा किया गया है, उसमें आज हमारी कानून व्यवस्था, मुशाला साहब मेरे पास बैठे हैं, वो तो इस पर ज़्यादा जानते हैं, पर हमारे कानून में जो अंदर से घुसपैठ हुई है, जुडिशरी में और तौर तरीक़ों में, और 92-93 में भी श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसके लिए मुशाला साहब वगैरह ने बहुत अच्छी कमेंट्स की थी और बात भी किया था। तो श्री कृष्ण कमीशन ने भी क्लियर कट कहा था कि अपराध करने वाले कौन हैं, पर ज़्यादातर को सज़ा नहीं हुई। तो देश में आज जो ये सज़ा का पैटर्न हो रहा है कि सज़ा जिनको होनी चाहिए वो खुलेआम घूम रहे हैं, और जो गुनाहगार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और जो उनके साथ खड़े हैं उनको इस प्रकार से जेल में डाला जा रहा है। ये गुजरात का देखिए। और उसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि 92-93 में जब बम्बई में दंगे हुए, करीब 700-800 से ऊपर लोग मारे गए, किसी को कोई बड़ी सज़ा नहीं हुई। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बॉम्ब ब्लास्ट में 237 लोग मारे गए, और उसमें कितने लोगों को फांसी की सज़ा हुई, कितने लोगों को आजन्म कैद हुआ। वैसे ही होना चाहिए, जो भी गुनाह करे उसको सज़ा होना चाहिए। पर आज इस प्रकार से व्यवस्था को तोड़ा गया है अंदर से और बाहर से, कि ये एक उल्टा तरीका हमारे पास चल रहा है। ये संजीव भट्ट साहब को देखिए, ये हमारे आईआईटी के स्टूडेंट थे, आईआईटी से इन्होंने एमटेक किया, और वहाँ जाके उन्होंने पूरी ईमानदारी से कहा भाई हाँ मैं वो मीटिंग में था जिसमें मुख्यमंत्री ने फला बयान दिया कि भाई अब प्रतिक्रिया आएगी, आप चुप रहो। अब उसमें तो कुछ नहीं कर पाए, दूसरे केस के कारण उनको फिर से जेल में डालना पड़ा। ये मुद्दे जो हैं, और इसी के साथ तीसरा नुपुर शर्मा का एक और मुद्दा मैं चाहूँगा कि आप ख्याल कीजिएगा। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो उदयपुर के हत्याकांड को, अमरावती के हत्याकांड को यहाँ के मदरसों की शिक्षा से जोड़ रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई केरल के गवर्नर का बयान सुनकर, उनके वीडियो सुनकर। उन्होंने कहा कि यहाँ ये जो मदरसों में ट्रेनिंग दी जा रही है उसके कारण ये हुआ। ये शर्मनाक बात है। हमें सब समझना चाहिए
कि कौन से मदरसे थे जहाँ ट्रेनिंग दी थी टेररिज्म की, वो पाकिस्तान के 2-3 मदरसे थे। किसने वो ट्रेनिंग दिलवाई? वो अमेरिका ने दिलवाई। क्यों दिलवाई? क्योंकि इसको रशियन फौजों से मुकाबला करना था। उसको यहाँ भारत के मदरसों से जोड़ना ये पूरा पूरा निंदनीय है। मैं चाहूँगा कि ये जो केरला के गवर्नर साहब हैं, क्या नाम है, मोहम्मद आरिफ खान जो भी है, इनका भी पूरा पूरा विरोध हम लोगों ने करना चाहिए। और मौलाना साहब भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, हमारे मदरसों में किस प्रकार से हम कुरान पढ़ाते हैं, किस प्रकार से शांति की बात करते हैं, उस बात को हाईलाइट करना आज के समय बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके ये राजनीति एक इतनी गलत दिशा में जा रही है, मुझे हैरानी हुई। पहले तो मैं केवल क्या कहते हैं उसको, सोशल मीडिया पे ही पढ़ता था कि मुसलमान ट्रेडर्स का बायकॉट करो। अभी एक तो कमिटीज़ हैं जो ऑफिशियली रिजोल्यूशंस पास कर रही हैं कि आप मुसलमान ट्रेडर से सामान नहीं खरीद सकते और आपने ये नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। ये ऐसा देश के लिए महात्मा गांधी ने बलिदान नहीं दिया, ऐसे देश के लिए बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने नहीं दिया, ऐसे देश के लिए भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी नहीं दी। तो आज वक्त मौका इस बात का है, इन चीज़ों का तो हम विरोध करें, साथ ही साथ आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोगों के जो बयान हैं उसका भी पूरा पूरा विरोध करें। और तीसरी बात, जो राजनीति मज़हब के नाम पे चल रही है, ये मज़हब के नाम की राजनीति जहाँ भी चलती है वो देशों को बर्बाद कर देती है। आप श्रीलंका का हाल देख रहे होंगे, आज सवेरे ही पढ़ रहा था, स्कूल बंद हो गया, पेट्रोल नहीं है, खाने को नहीं है, लोग भागते हुए लोग इधर उधर मारे जा रहे हैं। और उसका एक कारण याद रखिए, 1970 के बाद से उन्होंने श्रीलंका में सिंहला बुद्धिज्म के नाम पे जो दूसरे लोग हैं उनको दुय्यम दर्जे का नागरिक बना दिया। उन्होंने कहा ये देश सिंहला बुद्धिस्ट का है और यहाँ जो तमिल हिंदू हैं वो दुय्यम हैं, और उस प्रकार की राजनीति पर चलकर उन्होंने आज श्रीलंका का जो हाल किया है वो आप देखिए। मैं अभी तक फख्र करता था कि हमारे इंडिया ने आज़ादी के बाद जो फाउंडेशन रखी, जिसमें एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तीसरी तरफ खास तौर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसके नाम पे हमारे दोस्त मंच का एक संचालन करते हैं, क्या एजुकेशन की उन्होंने फाउंडेशन रखी, देश कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया। और आज जो भी हमने पिछले पहले आज़ादी के बाद 50-60 साल में प्राप्त किया, शिक्षा के तौर पे, उद्योग धंधों के रूप में, ह्यूमन राइट्स के बेटरमेंट के रूप में, वो पूरा सब उल्टा हो रहा है। तो मेरी अपील आपसे ये है कि इन चीज़ों का, जैसे मौलाना साहब ने कहा, उसको पूरा पूरा समर्थन करते हुए मैं कहूँगा इन चीज़ों का हम पूरा विरोध करें। साथ में आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ भी एक स्टेटमेंट जारी करना ज़रूरी है। और तीसरी बात ये कि हमारे देश को फिर से उस रास्ते पर लाने की ज़रूरत है जहाँ ये सदियों से रहा है। ये देश किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है, ये देश में सूफी परंपरा भी रही है, भक्ति परंपरा भी रही है, और उसका मैं प्रतिनिधित्व इन दो लोगों में देखता हूँ। एक तरफ मोहनदास करमचंद गांधी जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कहते हैं कि मेरा इस्लाम इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करता है, और वो मुस्लिम लीग जो देश का बंटवारा चाहती है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। तो मित्रों, खैर इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज हम काफ़ी कठिन परिस्थिति में हैं और हम में से हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो अधिकार हैं, एज ए सिटीजन अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके एक न्यायपूर्ण व्यवस्था लाने के लिए पूरा काम करें। और हम में से हर एक ने सोचना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भारतीय संविधान के मूल्यों को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दूं। और उसके लिए मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने बहुत अच्छी इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इससे हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये हमारे और दोस्त लोग, हम लोगों ने भी करना चाहिए, ताकि यहाँ कानून का राज हो, गुनाहगार को सज़ा मिले और बेगुनाह को कोई सज़ा नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हम लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। ये सारे इसमें जो भी तंजीमें हैं सारे मिलके हम लोग महात्मा गांधी के पुतले के उधर धरना भी करने वाले हैं
उसकी तारीख क्या तय हो जाएगी वो आपको उसके बाद बताया जाएगा। ऐसा है कि तीस्ता जी ने हमेशा फसाद में काम किया है। ये जो गुजरात में फसाद हुआ उसके बारे में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो बीजेपी के थे वाजपेयी जी, उन्होंने भी ये कहा कि ये इंसानियत के ऊपर कलंक है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए ऐसा भी कहा था। आज बहुत दुख हो रहा है कि ये सवाल जब सुप्रीम कोर्ट पे जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर न्याय देने के बजाय जो न्याय मांगने के लिए गए उनको ही जेल में डालने का काम हो गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फिर कहाँ न कहाँ विचार विनिमय करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करते हैं। जुबैर साहब क्या कर रहे थे? जुबैर साहब जो गलत बातें बताते थे, क्योंकि आरएसएस के शाखाओं में गलत बात नहीं झूठी बात सिखाने का एक उनका स्कूल ही है। तो अगर झूठ होगा उसमें कोई तथ्य नहीं होगा तो ये बात अच्छी तरह से उसकी जांच करके लोगों के सामने रखना इस देश की परंपरा है, इस देश की कानूनी बात है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें बताया, संविधान ने ही बताया है और यहाँ हमेशा ये होता रहा है। अगर कोई गलत बात करे तो सही बात क्या है वो बताने का काम हो रहा था, लेकिन आज वो जेल में है। और तीसरी बात जो बहुत दुख की बात है, इस्लाम की बात नहीं है वो। इस्लाम में कहाँ भी ऐसा नहीं। हमारे हुजूर की तौहीन करने का काम उनके ज़िंदगी में भी हो रहा था। उनके ऊपर हल्ले हो गए थे, उनको हिजरत करनी पड़ी थी। ये सब होने के बाद भी वो कभी भी इस तरह का काम करने वालों को सज़ा नहीं देते थे, बल्कि उनको माफ़ करते थे। पूरे दुनिया में इस्लाम जो गया वो उसी वजह से गया कि उनको माफ़ करना, गरीबों की बात रखना, मुसलमानों की बात रखना, ये काम वो हमेशा करते थे। इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया में बहुत थोड़े अवसर में जो पहुंचा उसका बहस ये था। किसने कहा इनको कि उनके बारे में कोई गलत बात करे? गलत काम बात करने वाले तो गलत ही हैं, लेकिन करे इसलिए उनकी गर्दन काटना चाहिए। ये कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं। अयातुल्ला साहब की वजह से आया है कि किससे वजह आया मालूम नहीं, लेकिन ये आया होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों को समझाना। ये बिल्कुल गलत बात है, ये नॉन इस्लामिक है, इससे इस्लाम का कोई संबंध नहीं। ये बिल्कुल गलत है, उसका हम निषेध करते हैं। वो यहाँ भी होने दो, अमरावती में होने दो या और कहाँ होने दो, कहाँ भी होना नहीं चाहिए। हमारे नौजवानों को ये बताते हैं और करने वाले भी बेचारे गरीब हैं, कहाँ न कहाँ उनको गलत बात बताई गई, इसलिए ये हुआ। मदरसों में क्या बताया जाता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन गलत बात अगर कहाँ बताई जाती होगी तो बिल्कुल गलत बात है और इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, उसका निषेध करते हैं। ये तीनों बातें मैं मुख्तसर में आपके सामने रखा हूँ और आगे जाके हम सब लोग, हमारे मौलाना साहब इसके बारे में कौन सी डेट है वो तय करके बताएंगे, लेकिन हम लोग ये सवाल लेके गांधी जी के पुतले के इधर 2 घंटे का धरना भी करने वाले हैं। हमारे साथ यूसुफ भाई आए हैं जो एक माहिर, अच्छे, जाने माने विधि तज्ञ हैं, जाने माने वकील हैं। वो आपके सामने अभी अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to the members of the press. The people, the 3 speeches have already been made. 3 तकरीरें हो चुकी मेरे पहले और तीनों जो पॉइंट्स है, जो मुद्दे हैं, उनकी वजाहत भी काफ़ी हो चुकी है। अभी हम ऐसे माहौल से गुज़र रहे हैं कि अभी ये कहना कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, हम कहते हैं फैसिस्ट राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। बल्कि फैसिस्ट राष्ट्र
हो चुका है। इनकी जितनी भी जो एक सिस्टम होती है फैसिस्ट स्टेट को इंट्रोड्यूस करने की, वो मेरे ख्याल से अभी मुकम्मल हो चुकी है। पर उसमें हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें और कमर बस्ता होने की ज़रूरत है, और इसी फैसिस्ट ताकत को हराने के लिए, उसको मिटाने के लिए हम सबको एक होना ज़रूरी है। और जब सब एक कब होंगे कि सबसे पहली जो पहचान होती है फैसिस्ट राष्ट्र की, वो ये कि फैसिस्ट एक इमेज खड़ी करते हैं एक एनिमी की, और यहाँ पर उन्होंने सक्सेसफुली मुसलमान को अपने एनिमीज़ ऑफ द हिंदूज़ की तरफ से पेश किया गया है। तो सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि ये इमेज जो है ये गलत है, हम हिंदू और मुसलमान हर वक्त एक रहे हैं, ये बात हमें वाज़ेह करनी होगी हमारे अवाम के बीच में। बार बार ये कहा जाता है कि जब ये फ्रीडम स्ट्रगल का अगर हम तरफ नज़र करें, इफ़ यू लुक बैक एट द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम फाइट, हिंदू और मुसलमान एक हुए। खिलाफत के दौर में भी जब खिलाफत के ख़िलाफ़ जब ये जद्दोजहद चली थी, तो उस वक्त भी महात्मा गांधी ने उसका पूरा साथ दिया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दांत खट्टे कर दिए थे। अभी जब आरिफ मोहम्मद साहब की बात हुई, उन्होंने कहा कि मदरसे से ये जहर फैलाया जाता है, लेकिन आरिफ मोहम्मद साहब में मुझे दया आती है कि वो अपने वहाँ नागपुर से बनी हुई स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर दें। वो क्यों भूल गए कि फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा, अगर फ्रीडम स्ट्रगल में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का साथ दिया वो थे देवबंद, नदवा, और जो लीडिंग मदरसे हमारे थे उन्होंने सब ने महात्मा गांधी का साथ दिया, और उन्होंने टू नेशन थियरी के ख़िलाफ़ कई मकाले लिखे। जी मैं बताऊंगा जी। तो ये टू नेशंस थियरी किस तरह से पैदा हुई, उसके सबसे पहले जो उसकी the first time it was expounded in the book written by Savarkar, What is Hindutva, और वहाँ से वो बात शुरू हुई। तो टू नेशंस थियरी की जो ओरिजिन है वो मुसलमानों ने नहीं की। सहा सोनेरी पानी, हाँ जी, सहा सोनेरी पानी, जी, सावरकर की किताब, सावरकर, व्हाट इज हिंदुत्व, सावरकर का बुक है। जी हाँ जी। तो वो सब हमें अवाम तक वही पहुँचाना होगा कि हम मुसलमान हर वक्त हिंदुस्तान के और अपने कौम के साथ वफादारी करते रहे हैं और करते रहेंगे। जब ये आरिफ मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि ये जो वायलेंस की जो इंसिडेंट्स हुए उदयपुर में और अमरावती में, उसके पीछे मदरसा की ट्रेनिंग का हाथ है, तो वो क्यों भूल गए कि यहाँ पर यह तफ्तीश हुई, उसमें ये बात कहाँ किसी ने नहीं कही। उदयपुर के अंदर जो तफ्तीश चल रही है, जो जांच चल रही है, वो जांच में ये बात आ रही है कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान से था, हिंदुस्तान से कोई मदरसे से नहीं है। मतलब ये शायद उनके स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, वो बेचारा क्या करे। इतने मदहोश हो गए अपने पावर जो हाथ में आने के लिए, और इतने मजबूर है कि पावर हमारे हाथ में से ना जाए, तो जो भी कुछ कहेंगे वो बकवास करते ही चले जाएंगे। तो मुझे उसमें दया आती है, तो ये दया का पैगाम उनको तक पहुंचाना चाहिए। बाद में बात आ रही है तिस्ता की। तिस्ता के लिए मेरे अजीज़ दोस्त डॉक्टर पुनियानी ने बताया कि किस तरह से उसने जद्दोजहद की, एट द कॉस्ट ऑफ हर सिक्योरिटी, एट द कॉस्ट ऑफ हर ओन पर्सनल सेफ्टी। जब वो 2002 के दंगों में वहाँ पर जब गुजरात जाती थी, तो उस वक्त तो बहुत ही भयंकर माहौल था वहाँ पर, और इन सब का सामना करते हुए उसने बहादुरी से वहाँ पर ये जंग लड़ी। अभी दुख ये बात का है कि जब ज़किया जाफरी की जो पिटीशन के उन्होंने साथ दिया, और उसका बैकग्राउंड ये रहा कि उन्होंने ये एप्लीकेशन की थी कि एक कंप्लेन की थी
कि ये पूरी के पूरे जो वारदात हुए गुजरात में, इट इज़ देयर वाज अ बिग कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट। एंड इस कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने ये बात भी कही कि उसमें उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो हमारा आज का प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो जिम्मेदार है। और एक 27 फरवरी 2002 में जो एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ ओरल इंस्ट्रक्शंस दिए थे टू द इन्फोर्समेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, वो जिम्मेदार थे। अभी वो उसके बाद एसटी हुई, एसटी की घटना हुई, मतलब वहाँ पर उन्होंने वो एप्लीकेशन के लिए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। और यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने काफ़ी जांच करके वो उन्होंने ये लिखा कि ऐसी कोई बात हो नहीं रही है और कोई भी ऑफेंस नहीं बन रहा है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ या उनके कोई भी अफसरान के खिलाफ। जब ये पिटीशन उन्होंने वहाँ पर डाली और फाइनल रिपोर्ट डाला गया, तो उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन दी, और प्रोटेस्ट पिटीशन भी मजिस्ट्रेट ने निकाल दी। उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी वहाँ पर रद्द की गई, फिर वहाँ पर गई सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट का जब मैंने जजमेंट पढ़ा, तो उस जजमेंट में ये एक बात कहने की बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एमाइकस क्यूरे को अपॉइंट किया गया था। एमाइकस क्यूरे क्या होता है? इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। जनरली एन एडवोकेट with approved integrity, whose integrity is beyond any questions, whose knowledge is beyond any question, whose objectivity is beyond any question, and the court has full confidence in it, that person, that leading advocate is appointed as amicus curiae. He doesn't take sides. He merely takes the overview of all the submissions, all the facts which are produced, which are come before the court, and he also makes his own inquiry, and then he submits his report. My only contention is that when amicus curiae is appointed and he comes to a certain conclusion, court is not bound to accept it. Certainly not. But court के सामने एक sobering effect होगी कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है विच इज नॉट अ पार्टीसन। इट इज नॉट किसी के भी एक तरफा वो नहीं कि दोनों की बात सुन के एक ऑब्जेक्टिव व्यू भी वो रख सकते हैं।